स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जीएस क्लासेस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हम खिलजी वंश को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश का स्थापना जो है वह शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक माना गया है। खिलजी वंश के इतिहास में इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की नदी हेलमंद, अफ़गानिस्तान में एक नदी हेलमंद है, हेलमंद, जिसके किनारे के क्षेत्र को खिलजी कहा गया है और जो भी इस क्षेत्र में निवास करते थे उन्हें भी खिलजी ही कहा जाता था। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज इसी क्षेत्र के निवासी माने जाते थे, इसलिए उसने जिस वंश को स्थापित किया उसे खिलजी वंश कहा जाता है, जिसके सुल्तानों के क्रम इस प्रकार से हैं। पहला सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक खिलजी और खुसरो। खिलजी वंश के शासन क्षेत्र को हम इस मैप के द्वारा देखेंगे। तो इस रेड कलर के अंदर जो भी इंडिकेशंस हैं वे खिलजी वंश, इस क्षेत्र में खिलजी वंश का शासन होता था। वैसे तो माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत भी विजय कर लिया गया था। तो चलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की ओर चलते हैं। इनका शासनकाल 1290 से 96 ईस्वी तक होता है। इन्हें खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। फिरोज खिलजी और वंश की स्थापना के बाद इन्होंने जलालुद्दीन की पदवी धारण की, इसलिए इन्हें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहा जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन के कारण में एक सेनानायक थे और मंगोल आक्रमणकारियों को इन्होंने हराया था। यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स का वध करके गद्दी प्राप्त किया था। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद 1286 से 90 ईस्वी के समय में ही प्रारंभ हुआ था। कैकुबाद के समय वह समाना का सूबेदार था तथा सर ए जहांदार यानी शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त थे। कैकुबाद ने इन्हें शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान भी बना। सुल्तान बनने के बाद इन्होंने किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाई। इनके समय में बंगाल के प्रांतपति मलिक छज्जू ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसके विद्रोह को कुचल देने के लिए अभियान किया था और वे सफल भी हुए। इस विजय से खुश होकर सुल्तान ने अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद के समीप करा मानिकपुर का इक़्तिदार बना दिया था। इनकी दो प्रमुख नीतियां थी। शासन की उदार नीति या उदारतापूर्वक शासन अपना करते थे, और अहस्तक्षेप की नीति, जो किसी भी मामले में यह हस्तक्षेप करने से कतराते थे। जलालुद्दीन के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किए थे। तो पहला मंगोल आक्रमण जो है वह अब्दुल्ला के नेतृत्व में होता है और दूसरा कुलगू खां के नेतृत्व में किया जाता है मंगोलों के द्वारा। जलालुद्दीन के काल में लगभग मंगोल नेता 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुरी में बस जाते हैं, जो नवीन मुसलमान कहलाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन के शासनकाल में ही देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साथ देवगिरी का सफल अभियान किया था, जिसके शासक रामचंद्र देव थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देवगिरी के शासन की सफलता के बाद
वो जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जाते हैं। गले मिलने के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था, जो कि जुलाई 1296 में अली गुरसाफ, अलाउद्दीन के बचपन का नाम है, ने सुल्तान जलालुद्दीन के धोखे से चाकू मार दी और सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की ओर चलते हैं, जिसका शासन वर्ष 1296 से 1316 ईस्वी तक माना जाता है। यह खिलजी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक भी था। इसने उलगू के साथ साथ 4000 नवीन मुसलमानों की हत्या कर दी और इसने दिल्ली सल्तनत पर आसीन होने के बाद उसने एक सबसे बड़ी सेना का गठन किया और दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए कई अभियान भी शुरू किए। इसने बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में राजा शेख के तुरंत बाद एक नवीन धर्म चलाने और विश्व विजय करने की अपनी सोच को दिल्ली के कोतवाल आला उल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया था। एक प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी हैं, जिनका कथन कहा जाता है कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कटे हुए सर से खून टपक रहा था, उसी वक्त अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान घोषित किया जा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। और उन्होंने अपने प्रथम अभियान में गुजरात के हिंदू राजा कर्णदेव पर हमला कर दिया। इन्होंने खलीफा और उलेमा की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसको राजत्व सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रसिद्ध कथन अलाउद्दीन का सबसे प्रसिद्ध कथन यह है कि मैं शरीयत के अनुसार कार्य करना नहीं जानता हूँ, मेरे दिल और दिमाग में जो आता है वह वही करता हूँ। इसने गद्दी पर आने के सर्वप्रथम गृह नीति या आंतरिक नीति में सुधार के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, जो पूर्ण रूप से सफल रहे। जैसे इन्होंने मादक पदार्थ की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, सार्वजनिक समारोह, मिलन और विवाह आदि पर भी प्रतिबंध लगवाया। आमिर या सामंत अथवा धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया और उन सब पर नज़र रखने के लिए उन्होंने बरीद यानी गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर 1000 दिनारी को कैद कर दिल्ली लाया था और उसे मलिक नायब का पद दिया था। अलाउद्दीन के प्रमुख अभियानों में रणथंभौर का अभियान 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ का 1303, सिवाना तथा जालौर 1309 ईस्वी में। उसने उज्जैन, धारमांडू और चंदेरी को भी जीत लिया था। उसके बाद मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत के अभियान होते हैं। 1307 ईस्वी में देवगिरी को पुनः जीता तथा 1310 ईस्वी में वारंगल के काकतीय राज्य का विनाश कर दिया। 1310 ईस्वी में ही द्वार समुद्र अभियान की शुरुआत हुई। 1311 ईस्वी में द्वार समुद्र की घेराबंदी के दौरान बल्लाल देव ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। अब अलाउद्दीन के सल्तनत का विस्तार हिमालय से कन्याकुमारी तक हो गया है। अमीर खुसरो और अमीर हसन कवियों को अलाउद्दीन के राज्य में आश्रय प्राप्त था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। अपने शासन के आरंभ काल में विद्रोह पर विचार करने के बाद अलाउद्दीन ने इसके 4 कारण निकाले। पहला कारण सुल्तान का अयोग्य होना, दूसरा मद्यपान और अमीरों की आपसी तालमेल और बेशुमार संपत्ति का होना। ये सभी विद्रोह होने के 4 प्रमुख कारण थे। 2 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन का निधन हो जाता है। अलाउद्दीन के स्थापत्य कला में भी बहुत से कार्य किए गए थे। इन्होंने दिल्ली में लाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कि कुतुब मीनार का एक दरवाज़ा था। इन्होंने
मंगोल नेता तरगी के आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के समीप सीरी का किला बनवाया। और इसे अपनी राजधानी भी बना लिए थे। इसने जमात खां का मस्जिद, हौज खास, हजार खंभा महल, हौज खास, जमात मस्जिद और हजार खंभा महल का भी निर्माण कराया था। जमात खां का मस्जिद पूर्ण रूप से इस्लामिक पद्धति पर आधारित भारत का पहला मस्जिद है। राजनीतिक अभियानों की ओर रुख करेंगे तो इसने उत्तर भारत की विजय के लिए गुजरात पर पहली बार आक्रमण 1298 से 99 ईस्वी में किए, जो नुसरत खां के नेतृत्व में यह अभियान किया गया था। समुद्र तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इन्होंने इस अभियान को किया और वह सफल भी रहा। इसी अभियान में नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार के रूप में खरीद कर दिल्ली भेज दिया था। कालांतर में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन गए और उसे मलिक नायाब के पद पर भी आसीन कर दिया गया। रणथंभौर का आक्रमण 1301 ईस्वी में किया गया और यहाँ के शासक वीरगति को प्राप्त हुए और महारानी ने अपने सगे संबंधियों के साथ जौहर व्रत का पालन कर लिया था। चित्तौड़ अथवा मेवाड़ की विजय, तो यह राजपूताना क्षेत्र था और यह सबसे शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। इतिहासकारों के अनुसार पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था। राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होने के बाद पद्मिनी ने जौहर व्रत का पालन कर लिया था और इस अभियान में अमीर खुसरो भी युद्ध भूमि में मौजूद थे। इस अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद कर दिया और अपने पुत्र खिजर खां को वहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद मालवा की विजय 1305 ईस्वी में और यहाँ के शासक भी वीरगति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का नियंत्रण कर लिया। उसके बाद मारवाड़ की विजय और पुनः जालौर की विजय 1311 ईस्वी में। तो इस अभियान की सफलता के बाद उत्तर भारत के अभियान का इनका कार्य जो है वह पूरा हो गया था। दक्षिण भारत की विजय की ओर रुख करेंगे तो देवगिरी का आक्रमण 1307 से 8 ईस्वी में किया जाता है। तो दक्षिण भारत के अभियान में उत्तर भारत की विजय के बाद दक्षिण भारत के अभियान किया जाता है। इस अभियान का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह धन प्राप्त करना ही था। दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली में नहीं मिलाया गया, केवल इन राज्यों से कर वसूल कर इन्हें छोड़ दिया गया, जिसमें प्रमुख राज्य देवगिरी है, जिन पर आक्रमण 1307 से 8 ईस्वी में किया गया। इस राज्य के शासक ने राजा करण को संरक्षण दिया था। इसके परिणाम स्वरूप यह अभियान चलाया गया था। रास्ते में ही राजा करण की हत्या करके उनकी पुत्री देवल देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां पर खिजर खां ने विवाह कर लिया। रामचंद्र देव को भी दिल्ली भेजा गया, जहां सुल्तान ने इन्हें अपना मित्र बना लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद तेलंगाना की विजय 1309 से 10 ईस्वी में की जाती है। यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव ने जंजीर से बंधे हुए अपने सोने की मूर्ति मलिक काफूर के पास आत्मसमर्पण भाव में भेज दिया था। प्रताप रुद्र देव ने गोलकुंडा खान से प्राप्त कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। उसके बाद पांड्य राज्य की विजय 1311 ईस्वी में। पांड्य राज्य यह तमिलनाडु में स्थित था। गद्दी के लिए वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच संघर्ष हुआ। मलिक काफूर ने सुंदर पांड्य का पक्ष लिया और वीर पांड्य पराजित हो गया। दक्षिण भारत में सबसे अधिक धन संपत्ति इसी राज्य से मिला था। इस प्रकार
अलाउद्दीन का यह अभियान भी सफल रहा। इसके बाद देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया जाता है, जो 1313 ईस्वी में होता है। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण उसने मूल्य उत्पादन लागत के सिद्धांत पर आधारित किए थे। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी जो शहनाई मंडी बाजार अधीक्षक थे, दीवान रियासत बाजार नियंत्रण अधिकारी थे, सराय अदल न्यायाधिकारी, बरीद मंडी बाजार निरीक्षक जो गुप्तचर भी कहलाते थे, और दीवान मनहियान जिसे गुप्तचर ही कहा गया था। अलाउद्दीन का ही कथन था कि बाजार में कम तौलने वाले व्यक्तियों से मांस काट लेने का आदेश भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। यदि अगर कोई व्यक्ति बाजार में 100 ग्राम कम तौलता था तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लेने की परंपरा यानी अध्यादेश जारी किया था। अलाउद्दीन की मंत्रिपरिषद में दीवान ए वजारत जो है वह वजीर होते थे, दीवान इंसा शाही आदेश का पालन करने वाले, दीवान आरिज सैन्य मंत्री, दीवान रसातल विदेश विभाग होता था। प्रशासनिक और सैनिक सुधारों में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सामान्यतः एक सैनिक का वेतन 234 टंका था, जबकि एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले सैनिक को 18 टंका अधिक दिया जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की थी। अलाउद्दीन के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था, जो कई परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। यह पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने प्रारंभ किए, और यह प्रथम सुल्तान था जिसने सेना के वंशानुगत पद को भी समाप्त करके योग्यता के आधार पर भर्ती लेने शुरू किए। यही वो शासक था जिसने सेना में दाग एवं हुलिया व्यवस्था को लागू किया, जिसे घोड़ों को दागने और हुलिया व्यवस्था, सैनिकों की हुलिया लिखने की व्यवस्था को कहा गया। यह पहला शासक था जिसने 50% कर भी वसूल किए। इसने 2 नए कर, मकान कर और चराई कर को लागू किया था। मकान तथा चराई कर, इन 2 करों को लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान अथवा जनता का चरवाहा कहकर भी संबोधित किया है। जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान अथवा जनता का चरवाहा किसे कहकर संबोधित किया गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। और किसने कहा है, तो अमीर खुसरो ने कहा है। मंगोल आक्रमण के समय सेनापति जफर खां की मृत्यु हो जाती है। मुबारक खिलजी से पहले शिहाबुद्दीन उमर जो कम समय के लिए शासक बना था, शिहाबुद्दीन उमर 1316 में शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के बातों में आकर अपने छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन संपूर्ण शासन पर मलिक काफूर ने नियंत्रण कर लिया। केवल 35 दिनों के बाद इन दोनों की हत्या कर दी गई और मुबारक खिलजी को गद्दी पर बैठाया गया। और मुबारक खिलजी जो 1316 से 1320 ईस्वी तक, इसकी प्रथम नीति थी कि क्षमा करो और भूल जाओ। क्षमा करो और भूल जाओ, यह मुबारक खिलजी की नीति थी। इसने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में इन दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया गया था, केवल और केवल कर लेकर उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन इसने दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी को मिला लिया था। इसके शासन के दौरान
खुसरो खां के प्रभाव में वृद्धि हुई और वह सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया। खुसरो खां मुबारक की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन जाता है और इसने स्वयं को खलीफा भी घोषित कर दिया था। यह प्रशासनिक कार्य में कम और भोग विलास से संबंधित कार्यों में अधिक रुचि रखता था। बर्नी के अनुसार यह राज्य दरबार में नग्न होकर दौरा करता था। नासिरुद्दीन खुसरो खां जो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक और अंतिम भी होता है, अप्रैल से सितंबर तक ही यह शासन कर पाता था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। तुगलक वंश के गयासुद्दीन ने खुसरो की हत्या कर दी और तुगलक वंश की नींव डाल दी। गाजी मलिक नामक सरदार ही था जो तुगलक वंश का था और इसने नासिरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश को आज हमने कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।